Hello dear students, welcome back to the DDC classes. So dear students, फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी को और ज्यादा एनहांस करने के लिए जीडीसी लेके आया है मॉडल पेपर सीरीज फॉर द फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, जिसके अंतर्गत हम फार्मा और नॉन फार्मा के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं एंड एकदम कोशिश किया गया है ओरिजिनल पेपर के जैसा ही आपको डिजाइन करके दिया जाए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस रखा गया है। फार्मा के साथ साथ नॉन फार्मा के एमसीक्यूज भी पूरी तरह से आपको यहाँ पे कवर करके लिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सीरीज में हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं और शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फार्माकोलॉजी से। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी लोग लिख लिए CRE 2025। हाँ जी, अप्लाई हो गया, गुड। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऑल आर सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक एक्सेप्ट, सभी सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक हैं, एक्सेप्ट की बात किया जाएगा। पेन पेपर अलाउ है एग्जाम में, ऐसा तो कुछ मेंशन तो नहीं किया गया है। चलो देखते हैं उसको, उसके लिए बात करते हैं। सेट्रिजिन, साइक्लिजिन, फेक्सोफेनाडिन और लोराटिडिन। अगर आप बात करोगे सेकेंड जनरेशन में आपकी आती है टर्फेनाडिन, फेक्सोफेनाडिन, लोराटिडिन, डेस्लोराटिडिन, सेट्रिजिन, लिवोसेट्रिजिन, एस्टेमिजोल, इवेस्टिन, ये मिजोलास्टिन, ये सारी ड्रग मेरी आती हैं। लेकिन साइक्लिजिन की बात किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो साइक्लिजिन सेकेंड जनरेशन में नहीं आती है, ये फर्स्ट जनरेशन में आती है। अब डिफरेंस में भी आपको याद आता है कि अगर फर्स्ट जनरेशन की बात किया जाता है तो फर्स्ट जनरेशन हमारी सेडेटिव होती है, सेकेंड जनरेशन हमारी नॉन सेडेटिव होती हैं। फर्स्ट जनरेशन की बात करोगे तीन क्लासेस में आती हैं, माइल्ड, मॉडरेट और हमारी सीवियर की बात किया जाएगा। दीदी का पारा हाई। नेक्स्ट हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में बड़ा कंफ्यूजन, और डीटीडीसी में सीसी की बात करोगे तो वहां से आएगा। अभी नहीं आएगा मॉडल पेपर, कल आएगा बेटा, कल आएगा मॉडल पेपर। उसका टाइमिंग, टेस्ट, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, उसका एक रील अलग से बना दूंगा। तो हमने बोला फर्स्ट जनरेशन की बात करोगे डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रेनेट, प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन की बात होगी। मॉडरेटली की बात किया जाएगा, मॉडरेटली में हमारी फेनरामिन, साइप्रोहेप्टेडाइन, मैक्लीजिन, बुक्लेजिन और सिनेरिजिन की बात होती है। और यही सिनेरिजिन आपको याद आती है वर्टिगो की। अगर ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में बात किया जाएगा तो वर्टिगो की ड्रग हमारी होती है कौन सी, सेट्रिजिन की बात किया जाता है, करेक्ट है। माइल्ड सेडेटिव की बात किया करोगे क्लोरफेनरामिन, डेक्सक्लोरफेनरामिन, डाइमेथिलिन ट्राइप्रोटिन, साइक्लिजिन और क्लेमेस्टिन की बात किया जाता है। जबकि सेकंड जनरेशन जो नॉन सेडेटिव होती हैं वो ट्रिपल बी क्रॉस नहीं करती हैं, वो बातें आपको याद आती हैं, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। ब्रोमहेक्सिन एंड एम्ब्रेक्सोल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ, कहां पढ़ा है भाई ब्रोमहेक्सिन? अगर आप ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रेक्सोल की बात करोगे, ये हमने पढ़ा होगा कफ और म्यूकस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, और वहां पे हम पढ़ते हैं ये हमारे ब्रोंकियल सिक्रीशन को इनहैंस करते हैं। तो अगर बोला जाएगा ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रेक्सोल हमारे म्यूकोलाइटिक क्लास की बात आती है। अब ये देखो म्यूकोलाइटिक क्लास की जब बात हमारे होते हैं, एक आता है म्यूकोकाइनेटिक, एक आता है एंटीटेसिव। म्यूकोकाइनेटिक के अंतर्गत दो क्लासेस आ जाती हैं, एक आती है ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांसर, जहां पे हमारा आता है दैट इज कॉल्ड एज द ग्वेनफेसिन आता है, टोलुबाल्सम आता है हमारा। वहां पे हम बात करोगे हमारा अमोनियम क्लोराइड की बात किया जाता है। और दूसरा आता है म्यूकोलाइटिक, जो म्यूकस के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करती हैं, एम्ब्रेक्सोल, ब्रोमहेक्सिन की बात होती है, वो मेरी ड्रग यहां पे आती है। और एंटीटेसिव की बात करोगे तो वहां पे हमारा ओपोइड डेरिवेटिव, नॉन ओपोइड डेरिवेटिव आता है, साथ ही साथ एंटीहिस्टामिनिक की बात किया जाता है। चलो जरूर बेटा आइए, तो यहीं पे हमने बोला एम्ब्रेक्सोल, ब्रोमहेक्सिन, ये हमारी आती है म्यूकोलाइटिक। और सिक्रीशन एनहांसर में सोडियम पोटेशियम की बात करोगे, ग्वेनफेसिन, टोलुबाल्सम, अमोनियम क्लोराइड की बात करोगे, सिक्रीशन एनहांसर। एंटीटेसिव कफ सप्रेशन की बात किया जाएगा, ओपोइड, नॉन ओपोइड, एंटीहिस्टामिनिक क्लास की बात किया जाएगा। फेरेंजियल डिमोसेंट में तो लोजेंजेस, कफ सिरप वगैरह आती हैं। जबकि एडजुवेंट की बात करोगे, ब्रोंकोडाइलेटर यहां पे आती हैं जो ब्रोंकाई को डायलेट करती हैं, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट,
शॉर्टेस्ट एक्टिंग कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अच्छा, एक टारगेट मैं आपको और देता हूं, कल की जो क्लास होगी उसमें जितने भी फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे। कि मतलब सपोज एक पर्सन है, उसको ये डिजीज है और उसके बाद एक और डिजीज हुई तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं। तो कल हमारा टारगेट यही रहेगा, कल संडे है, बड़े इत्मीनान से और आराम से हम बात करेंगे, जितने भी हमारे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में कल हम बात करेंगे। तो कल का जो मॉडल पेपर रहेगा थोड़ा सा और मजेदार और फनी रहेगा, तो इसलिए कल वाले क्वेश्चन के लिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। शॉर्टेस्ट एक्टिंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अब आप स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट की बात करते हो तो दो क्लासेस में याद आती हैं। पहली अगर बात करोगे, पहली क्लास आती है हमारी, आती है दैट इज द पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट। दूसरी हमारी आती है दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। पेरिफेरली में दो क्लासेस आती है, एक कहलाती है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, दूसरी आती है डायरेक्ट एक्टिंग। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट अगेन दो क्लासेस में आ जाती है, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर में तीन क्लासेस आ जाती हैं, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट, शॉर्ट एक्टिंग की बात किया जाएगा। एमपी फार्मासिस्ट में आया था, अरे कराया जाएगा, निश्चित रहिए। चलिए, तो डी ट्यूबोकुरेलिन तो यहां पे लॉन्ग एक्टिंग की बात करोगे। पैनक्यूरोनियम भी हमारा लॉन्ग एक्टिंग में आ जाता है, याद है ना, जिस जोन पढ़ा होगा, क्या हमारे वहां पे एक वर्ड आया होगा, पीडी का नाम हमने दिया होगा। मीवाक्यूरियम हमारी शॉर्टेस्ट एक्टिंग आती है और कर्व हमारा इंटरमीडिएट में आता है। सिसेट्राक्यूरियम, एट्राक्यूरियम, रोक्यूरेनियम, वीक्यूरोनियम की बात किया जाएगा, वो हमारे इंटरमीडिएट में आ जाते हैं। आपसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग पूछा गया कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर में, तब मीवाक्यूरियम। और अगर आपसे पूछा गया होता शॉर्टेस्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, तब आपका आंसर सक्सिनाइल कोलिन हो जाता। अगर ये वर्ड हटा दो, इतना, अगर इतना हटा दोगे शॉर्टेस्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, तो सक्सिनाइल कोलिन लगा दोगे। इसलिए दोनों को थोड़ा सा एक बार जरूर ध्यान देके चलिएगा। हाँ जी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, डायरेक्ट एक्टिंग की बात करोगे, न्यूरोमस्कुलर में कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव को ही हम बोलते हैं नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, नॉन कॉम्पिटिटिव को डिपोलराइजिंग, जहां सक्सिनाइल कोलिन और डेकामेथोनियम की बात होती है। नॉन डिपोलराइजिंग में शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों। कल संडे को ही बेटा आपका 2023 का एमसीआरई जो जोधपुर का पेपर हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कल संडे को ही आएगा। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टमिक एंटासिड। अब अगर आप सिस्टमिक एंटासिड की बात करोगे, वैसे आपने एंटासिड की बात किया होगा तो सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक आता है। सिस्टमिक में सोडियम डेरिवेटिव याद करोगे, आपको यहां पे सोडियम बाइकार्बोनेट याद आ जाता है। और नॉन सिस्टमिक की बात करोगे तो आपको मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम डेरिवेटिव, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये नॉन सिस्टमिक डेरिवेटिव होता है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर आपसे सिस्टमिक डेरिवेटिव की बात किया जाए या सिस्टमिक एंटासिड की बात किया जाए, तो याद रखना वो ब्लड में हमारा एसिडोसिस करेंगी, जबकि नॉन सिस्टमिक ब्लड के हमारे पीएच को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। इसीलिए नॉन सिस्टमिक एंटासिड ही मेनली यूज किया जाता है। ये पॉइंट को भी जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। करेक्ट है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट ये हमारे सिस्टमिक हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक चीज और भी तो याद आता है कि सर अगर मैग्नीशियम की बात करोगे, सुनो जरा, अगर मैग्नीशियम की बात करोगे, एल्यूमिनियम की बात करोगे, तो वहां पे एक चीज याद आता है। क्या याद आता है सर? कौन सा है जो कॉन्स्टिपेशन करता है और कौन सा है जो हमारा डायरिया करता है? तो हमने एक छोटा सा वर्ड याद रखते हैं कि एमडी हमेशा एसी केबिन में बैठता है। बोले तो मैग्नीशियम का एडवर्स इफेक्ट डायरिया और एल्यूमिनियम का एडवर्स इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन याद आता है। ये वाला पॉइंट को भी याद करके चलिएगा, एमडी एसी में बैठता है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और इसीलिए कहा जाता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ट्राइसिलिकेट की बात करोगे, जो कॉम्बिनेशन में दिया जाता है वहां पे बात की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट मास्ट सेल डिग्रेन्युलेशन। मास्ट सेल के डिग्रेन्युलेशन की बात करोगे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर के नाम से बोला जाता है, तो कौन सी ड्रग याद आती है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर की बात करोगे तो वहां पे हमें याद आता है दैट इज द
सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, निडोक्रोमिल, कीटोटिफेन की बात होती है। अब देखो यहां पे कीटोटिफेन दिख रही है, डाई सोडियम नहीं है, सोडियम सल्फोसक्सिनेट नहीं है, सोडियम पेंटोथिल नहीं है, आंसर ए हो जाएगा। 3 ड्रग याद रख के चलना, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, निडोक्रोमिल, कीटोटिफेन, ये तीनों हमारी मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन को इनहिबिट करती हैं, इसीलिए इनको मास्ट सेल स्टेबलाइजर भी बोला जाता है। और मैंने पहले भी बोला ये क्लासिफिकेशन अस्थमा का काफी इंपॉर्टेंट है। आईजीई एंटीबॉडी की बात करोगे ओमेलिजुमैब याद आएगा, ब्रोंकोडाइलेटर की बात किया जाएगा तो बीटा 2 एगोनिस्ट याद आएगा, एंटीकोलिनर्जिक याद आएगा, और साथ ही साथ हमारा मिथाइल जेंथिन डेरिवेटिव की बात किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लॉक्स इनहिबिटर में जिल्यूटॉन देखेंगे, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में मोंटेल्यूकोस या फिर ल्यूकोस्ट देखेंगे। क्वेश्चन इनसे भी देखने को मिलते हैं बच्चों। चलो इधर आओ। ओके चलो बेटा रोहित, आपकी बात एकदम से एक्सेप्ट की गई है, आपको ये भी मिलेगा जरूर। पहले भी मैंने बोला है कि दिल्ली 2018 का पेपर और साथ ही साथ मतलब दिल्ली एम्स दिल्ली का 18 का और एमसीआरई 2023 का, दोनों का पेपर आपको जीडीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जरूर मिलेगा। चलो, विच ड्रग इज कंसिडर्ड मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक। अब मोस्ट पोटेंट डायूरेटिक की बात करोगे तो लूप डायूरेटिक ही तो याद आएगा सर, इसीलिए तो इनको हाई सीलिंग डायूरेटिक बोला जाता है। ये हमारे असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ इनले पे काम करते हैं, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं, और हाँ हाइपोकैलिमिया करते हैं, हाइपोकैल्सीमिया करते हैं, हाइपोमैग्नीसीमिया करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया आएगा, हाइपर यूरिसीमिया आएगा, हाइपरलिपिडीमिया आएगा, ये सारे एडवर्स इफेक्ट याद रखना। और थायाजाइड की बात करोगे तो कैल्शियम में बदलाव हो जाएगा, हाइपरकैल्सीमिया करेगी, इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन में थायाजाइड दी जाती है। और थायाजाइड यंग पर्सन को नहीं दिया जाता क्योंकि वो गायनेकोमेस्टिया कॉज करती है, वो भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। चलेगा? हाँ जी, तो हमने बोला हाई सीलिंग डायूरेटिक कहां काम करती है, यहां सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर पे काम करती है। और लूप डायूरेटिक की बात करोगे तो ओटोटॉक्सिसिटी आपको याद ही आ जाएगी सर, लूप डायूरेटिक में ओटोटॉक्सिसिटी मेजर एडवर्स इफेक्ट मिलता है। Which of the following is a bile acid sequestrant? मैंने आपसे बोला था कभी भी बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन याद आए तो एक बात आपको जरूर याद रखिएगा कि बाइल एसिड सेक्वेस्ट्रेंट हमारी जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे मेनली टारगेट करती हैं जितने भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है उनको इनहिबिट करती हैं, ट्रिपल सी के नाम से जानी जाती है। कोलेस्टिपॉल, कोलेस्टाइरामिन और कोलेवेसिलम की बात किया जाएगा, 3 ड्रग यहां पे आती हैं। अब यहां पे आंसर तो बी हो जाएगा, लेकिन अब जरा और क्वेश्चन यहां से सुन लीजिएगा। इजेटिमिब क्या होती है? स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर करती है, हम इसको बात करेंगे। हमारा निकोटिनिक एसिड की बात करोगे लाइपोलिसिस और ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर करती हैं, और फिब्रेट क्लास की ड्रग जो होती है पीपीएआर अल्फा पे काम करती है, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है। बेटा ये जितने कट ऑफ के लिए परेशान हो ना, बेटा पेपर के पैटर्न से पहले कट ऑफ दुनिया का कोई भी शख्स नहीं बता सकता, अगर बता रहा है तो सिर्फ आपको बुद्धू बना रहा है। मैं एक छोटा सा सवाल आंसर देता हूं, रीजन क्या होता है बेटा ये बताओ। अगर पेपर टफ आया तो कट ऑफ कम जाएगा, अगर पेपर इजी आया तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो इसलिए अभी कैसे अभी जैसे एक एग्जांपल ले लो, अभी एमपी फार्मासिस्ट का पेपर हुआ है लास्ट 2 दिन पहले। एमपी फार्मासिस्ट के पेपर में बेटा वहां पे 75 to 78 मार्क्स पाने वाला भी बच्चा श्योर नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? पेपर बहुत इजी था। अब अगर पेपर इजी था तो कट ऑफ 75, 80, 82 तक भी जा सकती है। इसलिए कहता हूं पहले पेपर होने दीजिए, फिर कट ऑफ की बात करिएगा, तब जाके वो बात बनती है ना। इसलिए अभी कट ऑफ के लिए नहीं। चलो आ जाओ, आ जाइए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनेमेक्सिक एसिड एंड एप्रोटिनिन यूज्ड फॉर, अरे वाह अंकित बेटा मार्च में। चलो 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 चलो, बेसिक क्वेश्चन, काफी बेसिक क्वेश्चन आए थे एमपी फार्मासिस्ट में, बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 80, 81, कोई तो 85 भी, हाँ 85 मार्क्स भी लेके आ रहा है, वो भी श्योर नहीं है। क्यों? भाई पेपर इजी था।
हाँ जी, ट्रेनेमेक्सिक एसिड को क्या बोला जाता है? एंटी फिब्रिनोलाइटिक बोला जाता है। ट्रेनेमेक्सिक एसिड को क्या बोला जाता है? एंटी फिब्रिनोलाइटिक बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करती है सर? वो प्लाज्मिन के एक्टिवेशन पे काम कराती है और उसकी वजह से हमारा फाइब्रिन का ब्रेकडाउन नहीं होता, एंटी फिब्रिनोलाइटिक होती है। तो इनहिबिट फिब्रिनोलाइसिस, हाँ जी सर। और यही मैंने आपसे बोला, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि हमारी जो ट्रेनेमेक्सिक एसिड या एप्सिलॉन अमीनो कैप्रियोइक एसिड होती है सर, वो प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन के कन्वर्जन को इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से फाइब्रिन के क्लॉट का ब्रेकडाउन नहीं होगा, इसीलिए एंटी फिब्रिनोलाइटिक कहती है। बेटा जो प्लाज्मिन एक्टिवेटर होती है ना, जिसको हम फिब्रिनोलाइटिक बोलते हैं, फिब्रिनोलाइटिक प्लाज्मिन बनाती हैं, फिब्रिनोलाइटिक प्लाज्मिन एक्टिवेट करती है, और अगर प्लाज्मिन बनेगा तो हमारा फाइब्रिन क्लॉट का ब्रेकडाउन हो जाएगा। जो फाइब्रिन मेश वाटर इनसॉल्युबल होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में टूट जाता है। इसलिए ये दोनों पॉइंट एक ही छोटा सा लाइन है। क्या है सर? फाइब्रिन है, फाइब्रिन का जो ब्रेकडाउन होता है, फाइब्रिन का ब्रेकडाउन होगा, कराएगा कौन? लीवर से आएगा प्लाज्मिनोजेन, प्लाज्मिनोजेन, और प्लाज्मिनोजन से बनता है प्लाज्मिन, और यही प्लाज्मिन हमारा ये ब्रेकडाउन कराता है। तो जो ड्रग इस प्लाज्मिन को एक्टिवेट करती हैं उनको बोलते हैं फिब्रिनोलाइटिक, और जो ड्रग इस प्लाज्मिन के एक्टिवेशन को इनहिबिट करती हैं उनको बोला जाता है एंटी फिब्रिनोलाइटिक। तो फिब्रिनोलाइटिक में अगर आप बात करोगे तो SUAR याद आता है, यानी स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टप्लेज याद आता है। जबकि अगर आप एंटी फिब्रिनोलाइटिक की बात करोगे तो ईका और ट्रेनेमेक्सिक एसिड याद आता है। जरूर बेटा कमलेश मेहनत करो। आइए नेक्स्ट, टेक द ड्रग फॉर द न्यूरोसिस्टिक्रोसिस। ओके, बढ़िया ट्रीटमेंट। आइए सर, ये एंथेलमेंटिक की बात हो रही है, और एंथेलमेंटिक की बात करोगे तो यहां तो सर चारों ड्रग हैं, लेकिन अगर आप प्राजिक्विंटल की बात करोगे, ये इंडिविजुअल ड्रग है जो न्यूरोसिस्टिक्रोसिस के लिए हमारी यूज होती है। इसीलिए बोला जाता है कि ये हमारी यूज होती है। न्यूरोसिस्टिक्रोसिस मोस्ट कॉमन हमारी ड्रग डिजीज होती है। पैरासिटिक डिजीज की बात किया जाएगा जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो वहां पे प्राजिक्विंटल हमारी यूज की जाती है बच्चों, और यही प्राजिक्विंटल इसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी हो जाती है। अगर अल्टरनेटिव की बात करोगे तो एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस तो एक ही होगी ना, और वो हमारी प्राजिक्विंटल की बात करते हैं। एसिटाजोलामाइड एक्ट्स एट विच साइट? भैया एसिटाजोलामाइड यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। कहां काम करती है? पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे काम करती है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, सीधा सा एक आंसर है। चलो 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 चलो, ऐसा नहीं होता लक्ष्मण। मैंने बोला ना, आप अगर अपनी शिद्दत से तैयारी कर रहे हो, बड़ी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, तो फिर फर्क नहीं पड़ता है कि आपके सामने कंपटीटर कौन है। फर्क इससे पड़ता है कि आपने मेहनत कितनी अच्छी की है, उससे फर्क पड़ता है। चलिए, तो एसिटाजोलामाइड है, पीसीटी पे काम किया जाएगा। मैनिटॉल हमारी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफिले पे काम करती है। लूप डायरेटिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफिले पे। थायाजाइड अर्ली डीसीटी पे काम करती है, और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक लेट डीसीटी पे काम करती है। हमारा एडीएच जो होता है वो कहां काम करती है? वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट पे काम करती है। अच्छा, अगर आपसे बात किया गया है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो मुझे लगता है आप सभी को ब्लड एसिडोसिस भी याद आएगा, यूरिन एल्कलोसिस भी याद आएगा, और ये एडवांटेज बन जाता है कि अगर किसी पर्सन को एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हुई है, वहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर काफी अच्छी हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, और अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है तो ग्लाउकोमा भी तो याद आया होगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में अकर्स बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात करोगे आपको वेल्प्रोइक एसिड याद आएगा। मैंने आपसे दो वर्ड बोला था, टेरेटोजेनिसिटी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और स्पाइना बाइफिडा की बात याद आती है तो टेरेटोजेनिक इफेक्ट याद आता है, वेल्प्रोइक एसिड की बात किया जाएगा।
कार्बामाजेपिन में हमारा स्पाइना बाइफिडा आता है, जबकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमारा वेल्प्रोइक एसिड की बात याद आती है। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं। हाँ, ये वही वेल्प्रोइक एसिड है जिसको हम रजनीकांत बोलते हैं, जो कई तरीके से काम करती है। और इवन अगर आप बात करोगे जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर की बात करोगे, मायोक्लॉनिक सीजर की बात करोगे, एटॉनिक सीजर की बात करोगे, ड्रग ऑफ चॉइस होती है उन सभी की, याद है ना। और ड्रग ऑफ चॉइस की बात याद आ रही है तो आपको और भी ड्रग तो याद, और भी डिजीज याद आ जानी चाहिए। खैर, अभी क्वेश्चन, हिट एंड रन ड्रग ये क्या होती है? हिट एंड रन ड्रग ये नाम ही दिया गया है कि जैसे मान लीजिए रोड पे जा रहे हो और कहीं एक्सीडेंट हुआ तो हिट किए और आप रन कर गए। हिट एंड रन केस आता है ना, सुने होंगे शायद आप लोग, बहुत फेमस हुआ था चर्चाओं में। तो हम वही बात कर रहे हैं। तो हिट एंड रन ड्रग की कहानी क्या होती है कि उसने हिट किया और हिट करके कार वाला चला गया, लेकिन जो उसके उसमें आया है, चपेट में आया है बेटा, उसको तो थोड़ा लंबे समय तक के लिए हॉस्पिटलाइजेशन या उसके बोन फ्रैक्चर या उसको कंडीशन से गुजरना पड़ सकता है ना। ड्रग तो हिट करके चली गई, लेकिन जो एंजाइम है, एग्जांपल लो, अब इसको एग्जांपल दूसरे से समझो। मान लीजिए ओमेप्राजोल है। ओमेप्राजोल क्या होती है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। और वो प्रोटॉन पंप को क्या करती है? प्रोटॉन पंप को क्या करती है? इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देती है। कहने का मतलब है कि जब तक अब नया प्रोटॉन पंप नहीं बनेगा तब तक हमारा HCl का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है, चलो, whose plasma concentration cannot be measured, whose effect lasts longer than drug itself, those with short half life, those withdrawn from the market very fast। नहीं भैया, कहने का मतलब है ड्रग आई, ड्रग ने उसको इनहिबिट करके चले गई, लेकिन उसके ड्रग के जाने के बाद भी उस ड्रग का एक्शन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट करके चली गई है। उसको बोलते हैं हिट एंड रन ड्रग बोला जाता है। मोना याद रखिएगा, याद रखी जाएंगी हिट एंड रन ड्रग की बातें जब आएंगी तो। चलिए, एक्शन ऑफ ड्रग मे बी लॉन्गर फॉर द लॉन्गर टाइम, हिट एंड रन। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फार्माकोलॉजी का। एंजाइटी हो रही है सर, बढ़िया, अच्छी बात है। देखो, एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, अच्छी बात है। मैं बार बार बोलता हूं, टेंशन मत बनने दीजिए, क्योंकि टेंशन में आप, मेरे पास एक बच्चे ने फोन किया, सर बहुत डर लग रहा है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सर पिछले 1 घंटे से परेशान हूं। अगर आपके परेशान होने से आपकी तैयारी हो रही हो, आपका रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहा हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बेटा आपकी परेशान होने से आपके मार्क्स, मतलब आपकी तैयारी नहीं हो रही है, टाइम बर्बाद हो रहा है, तो क्या फायदा ऐसे तैयारी करने का। इसलिए मस्त रहो, बिंदास रहो, मेहनत किया है, अच्छे से किया है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी मुझे रिवीजन करना है, बस इतना याद रखना है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एन एंटीप्लेटलेट एक्सेप्ट एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट है, डाइपिरिडामोल एंटीप्लेटलेट है, एब्सिक्सिमैब, इसको याद रखिएगा, एब्सिक्सिमैब ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A एंटागोनिस्ट कहलाती है, इसको याद रखना। डाइपिरिडामोल की बात करोगे, ये हमारा P2Y12 की बात किया जाता है, CAMP इनहेंसर याद रखो, ये CAMP इनहेंसर होती है। एस्पिरिन हमारा क्या होती है? कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर होती है, यानी थ्रोम्बोक्सेन इनहिबिटर आती है। लेकिन ये ट्रेनेमेक्सिक एसिड अभी बोला था सर, ये तो एंटी फिब्रिनोलाइटिक होती है ना, ये एंटीप्लेटलेट तो नहीं हो सकती है ना, बिल्कुल नहीं हो सकती है सर। बाकी सारी बातें तो ठीक है, डाइपिरिडामोल CAMP इनहेंसर, एस्पिरिन हमारा कॉक्स इनहिबिटर, एब्सिक्सिमैब ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 है, क्लोपिडोग्रेल टिक्लोपिडिन की बात किया जाएगा, P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर याद आएगा। इन सब की ड्रग की मैकेनिज्म जरूर एक बार देखना। सर PDF अभी नहीं मिला है, चलो बेटा आज की क्लास के बाद मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो 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 आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, कोग्नोसी की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कोग्नोसी में क्या कह रहा है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फॉरहेड्स रिएजेंट की बात हो रही है। फॉरहेड्स रिएजेंट बेटा ओपाइड एल्कलॉइड तो पढ़े हो ना। अब जब ओपाइड एल्कलॉइड पढ़े होगे तो वहां पे उसके टेस्टिंग की बात आई होगी, और जब टेस्टिंग की बात आई होगी फॉरहेड रिएजेंट की भी बात आ रही होगी। सर अगर फॉरहेड रिएजेंट की बात करोगे तो आपको क्या याद आएगा? क्या याद आएगा सर? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम मॉल्बिडेट याद आता है। फॉरहेड की बात करोगे
फॉरहेडेज हमारा आता है यहाँ पे, वहां पे हम इसको याद रखते हैं बेटा। बैच कोड आज मैंने बदल दिया है बेटा, शुरू में बोल दिया हूं CRE 2025, उस बैच कोड को डाल के चलना, आपको मिल जाएगा। तो हमने बोला ओपॉइड एल्कलॉइड को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरहेड रिएजेंट, लेकिन खाली एक से नहीं, मेरा अगर फॉरहेड रिएजेंट में आपको क्वेश्चन कराया हूं तो बाकी आपको पता होना चाहिए। सुल्जेरिया सॉल्यूशन में क्या होता है, क्लोरीन, जिंक और आयोडीन होता है। फ्लोरोग्लिसरॉल सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, यहाँ पे इथेनॉल विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लिग्निन के लिए टेस्ट किया जाता है। सुडॉन रेड की बात किया जाएगा सर, यहाँ पे हमारा एल्कोहल और ग्लिसरीन का इक्वल पार्ट लिया जाता है और वो हमारा टेस्ट किया जाता है, खासतौर पर सिक्रीटरी सेल्स और डक्ट्स की बात होती है। अगर हम बात करते हैं पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन, क्या ही कहना सर, नॉर्मल एल्कलॉइड की टेस्टिंग के लिए भैया एल्कलॉइड की टेस्टिंग करोगे तो 4 टेस्ट याद आते हैं, हैगर, मेयर और हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट की बात होता है। तो बेटा ये टेस्ट तो ऐसे हैं जो यूनिक हैं, जो हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। आइए, द लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर्पूरिया आर ड्राइड इमीडिएटली आफ्टर द कलेक्शन। अगर डिजिटालिस के लीव्स को कलेक्ट किया गया है तो विद इन कलेक्शन के बहुत जल्द इसको अंडर द 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करना चाहिए। इवन अगर मैं बात करूंगा, एक्चुअल बात करूं तो 60 डिग्री सेल्सियस की बात करोगे, बिलो 60 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर किया जाएगा। क्यों सर? क्योंकि अगर 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रहा तो आपकी जो लीव्स में जो थेरेपेटिक एक्टिविटी थी वो लॉस हो जाएगी, थेरेपेटिक कंपोजिशन नहीं रह जाएगा। इसलिए 60 डिग्री के बिलो में उसको स्टोर करना चाहिए कलेक्शन करने के बाद। If the leaves are dried above 60, potency is lost due to the chemical degradation की बात आती है। इसलिए ये चीज यहाँ पे ध्यान देना कि हाँ, हमारा टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है वो आता है। अच्छा, डिजिटालिस की बात करोगे, आइए जरा इधर ध्यान दीजिएगा। अगर डिजिटालिस की बात करोगे तो डिजिटालिस पर्पूरिया याद आता है, डिजिटालिस लनाटा, डिजिटालिस थाप्सी याद आता है सर। हमारे वहां पे डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन की बात आता है। अगर डिजॉक्सिन और जिटॉक्सिन की बात किया जाएगा तो कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां प्रेजेंट होता है, एक नजर जरूर डालना, क्योंकि उनसे क्वेश्चन यहां पे देखने को मिलेगा, उनको जरूर रखना। सेलेक्ट द रॉन्ग मैच। आइए, यहाँ पे कुछ टेस्ट की बात हो रही है और खास तौर पर ये टेस्ट तो बच्चों आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ये तो जरूरत ही नहीं मुझे कार्बोहाइड्रेट कोग्नोसी में जाने के लिए। देखो, फेलिंग सॉल्यूशन की बात किया जाएगा, किसके लिए होता है सर? ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। FBT हमने बोला होगा, बर्फाइड टेस्ट आता है, टोमस टेस्ट आता है, फेलिंग टेस्ट आता है। ये मोनो हमारे किसके लिए होता है? रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। तो मैनोज है, बिल्कुल सर, मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर है, बिल्कुल सही है। ओसाजोन टेस्ट किसके लिए होता है? ये भी हमारा किसके लिए होता है? मेनली रिड्यूसिंग शुगर के लिए ही होता है, जहां अलग अलग टाइप के हमने क्रिस्टल देखे हैं। अब ये सुक्रोज, सर सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सर, इसका कैसे हमारा क्रिस्टल बनेगा? इसका नहीं आएगा। स्वेलिन ऑफ टेस्ट की बात करोगे, हाँ, ये कीटोन और एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए है। किलर किलानी टेस्ट की बात करोगे, डीऑक्सी शुगर के लिए होता है, ये भी बात सही है। मतलब ये तो बात नहीं है ना। आइए आइए जरा ध्यान दीजिएगा, ये बात तो याद आ रही है ना। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो ओसाजोन टेस्ट तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। अब अगर ओसाजोन टेस्ट की बात करूं बच्चों, थोड़ा सा आपसे एक रिवीजन चाहूं तो भैया ओसाजोन टेस्ट में आप लोग मुझे थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे कि कहां पे पफ शेप्ड क्रिस्टल आते हैं, कहां हमारा निडल शेप्ड क्रिस्टल आते हैं, कहां सनफ्लावर शेप्ड क्रिस्टल आते हैं, वो भी तो आपको बताने की जरूरत है। चलिए, हाँ जी, वो जरा एक नजर डालिएगा। डोवर्स पाउडर यूज्ड एज अ, क्या हो गया? अच्छा, ड्रीम में आया था। वाह खान भैया, बहुत बढ़िया। अब ड्रीम में आया था तो फिर क्या ही कहा जा सकता है, फिर तो आप जरूर बनोगे। डोवर्स पाउडर में क्या क्या कंपोजिशन होता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जी सर।
ओपियम और इपिकैक की बात किया जाएगा। अच्छा, डोर्स पाउडर यूज किस लिए होता है पहले ये बताओ। नहीं 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 नहीं, सिंकोना नहीं होता है, गलत बात। सिंकोना लेके जाओगे गड़बड़ा जाओगे। ओपियम और इपिकैक ही रखना एज अ पेन किलर, या मैं बोलूं हमारा डायफोरेटिक एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। चलेगा। इरगट, डोर्स पाउडर इरगट कौन लेके आया? ना ना ना, सनफ्लावर सेप ओनली माल्टोज। बढ़िया बेटा। चलो चलो नेक्स्ट आ जाओ। कार्बनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम द कॉकनियल इंसेक्ट इज विच टाइप ऑफ डाई? डाई, कॉकनियल, कार्बनिक एसिड, तीन चीजें मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं? कि सर जो हमारा कॉकनियल्स जो इंसेक्ट है, ये तो पता ही ना, कॉकिक्स वाली बात। हाँ जी। तो कॉकनियल से जो कार्बनिक एसिड मिलता है वो किस टाइप का डाई होता है, या बोला जाए उसका नेचर क्या होता है? क्विनोलिन है, एंथ्राक्विनोन है, एंडोल है, या आइसोक्विनोलिन है? तो आंसर यहां पे क्या होगा कि सर ये हमारा एंथ्राक्विनोन होता है। क्या होता है? एंथ्राक्विनोन टाइप का होता है। कार्बनिक एसिड की बात किया जाएगा, स्ट्रक्चर आप सभी को पता है। अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड खासतौर पर एग्जांपल मिलेगा, कार्बनिक एसिड। तो ये एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव होता है जो हमारा कॉकनियल में ऑब्टेन्ड होता है, और यही हमारा रेड कलर प्रोड्यूस करता है। अरे कॉकनियल की बात करोगे, रेड कलर की बात करेंगे। हाँ जी। Mesocarp containing lignified and reticulate parenchyma is diagnostic feature of? Mesocarp containing lignified and reticulate parenchyma, सर कहीं और नहीं, फोनिकुलम वल्गेयर का ये बेसिक आइडेंटिफिकेशन फीचर है। जब मीजोकार्प में आपको क्या मिल रहा है? लिग्निफाइड हमारा यहां पे देखने को मिल रहा है, पेरेंकाइमा की बात होगी वो आएगा। एग्जैक्टली ये देखो, जब आप बात करोगे एंडोस्पर्म हमारा होता है, हमारा रेटिकुलेट पेरेंकाइमा देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे विटा भी हमारे प्रेजेंट होते हैं ना, उनको एक बार देख के चलिएगा। हाँ जी। चलिए फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की तरफ, बड़े प्यारे क्वेश्चन। चलिए आ जाइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये एक दिया है, लेकिन ऐसे में कहूंगा कि आपको जितने भी लेबोरेटरीज हैं सबको एक नजर देख लेना चाहिए। चाहे सीडीआरआई की बात हो, चाहे सीआरआई की बात हो, चाहे आईवीआरआई की बात हो, चाहे हम बात करें हमारा पाश्चर इंस्टीट्यूट की बात किया जाए, चाहे हम बात करें हमारा टेस्टिंग लेबोरेटरी की बात किया जाए, हमारे जितने भी कंडोम की टेस्टिंग कहां पे होती है, स्टरलाइजेशन का, हमारे वैक्सीन की टेस्टिंग कहां पे होती है, इन सबको एक बार जरूर देख के चलना का। चलो चलो सर प्लीज बैच कोड का कुछ करिए, इनवैलिड बता रहा है। नितिन कर तो दिया बेटा, सीआरई 2025 डालो। हर स्लाइड में लिखूं क्या? सीआरई 2025। तो सीडीआरआई की बात करोगे तो लखनऊ वालों जरा तहजीब से मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। हाँ जी, क्योंकि लखनऊ की क्या बोलते हैं इसको, आधा भूल गया, जाने दो, छोड़ो जाने दो। लखनऊ की बात करोगे, सीडीआरआई कहां पे सर? लखनऊ में। मैंने बाकी जितने नाम लिए उनको जरा एक बार कंफर्म करिएगा सर। हमारा सीआरआई कसौली में, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की बात करोगे सर कोलकाता याद आ जाएगा, आईवीआरआई की बात करोगे इज्जत नगर याद आ जाएगा। हाँ जी सर, इन सबको एक बार जरूर कंफर्म करके चलना कि सब कहां से हमारा कौन सा पूछा गया है। ड्रग कलर्ड कोटेड पाउडर पॉलिश सो एज टू कंसील डैमेज इज, ये वही वाली कहानी है जो अक्सर ब्यूटी पार्लर में होता है कि नोकिया 1100 को आईफोन बना के दिखाया जाता है, और बेचारा, हाँ कहने का मतलब है कि अगर आपने यहां पे ये बोला कि अगर कोई ड्रग है, आपने उसको इतना कलरफुल कर दिया, इतना आपने उसको पॉलिश कर दिया,
अगर कलरफुल करने से, पॉलिश करने से, डैमेज को छुपा लेने से जो बन रहा है वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा सर? वो हमारा मिस ब्रांडेड ड्रग कहलाएगा। सर क्या कहलाएगा? मिस ब्रांडेड कहलाएगा। तो मिस ब्रांडेड क्या है? सो कलर्ड कोटेड पाउडर पॉलिश अगर ज्यादा कर दिया जाए, मतलब उसको ये दिखाने की, जितना उसमें थेरेप्यूटिक एक्टिविटी नहीं है उतना उसको कलरफुल बना के दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो हमारा यहां पे आता है मिस ब्रांडेड। जबकि अगर आप एडल्ट्रेशन तो आपको पता ही है, फिल्टरेट प्यूरिफाइड सब्सटेंस अगर ऐड किया गया। स्पूरियस की बात करोगे जहां पे हम झूठे की बात करते हैं, मतलब किसी और का नाम बिलोंग करता है और यहां पे दिया जाता है। चलो 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइड अंडर डीएनसी एक्ट 1940 ड्रग के मैन्युफैक्चर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कवर्ड अंडर। क्या बात है, कल मैं यही तो आप लोगों से पूछ रहा था। लड़कियों को बोल रहे हो सर? नहीं भैया, मैंने किसी को नहीं बोला है, आप ऐसे मत मुझे इल्जाम दीजिए। मैं तो बस एक जनरल बात कर रहा था, मैं तो बस आपको समझाने के लिए बात कर रहा था। अब वो तो समझदार को इशारा काफी है, मैं क्या बोलूंगा, मैं कौन होता हूं बोलने वाला। चलो, सो स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइड, अगर स्टैंडर्ड की बात किया जा रहा है, जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स की बात किया जाएगा, उनके जो कॉमन स्टैंडर्ड दिए गए हैं वो हमारे सेकंड शेड्यूल में रखे गए हैं। क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में स्टैंडर्ड बुक आती है एएसयू सिस्टम वाली, जबकि सेकंड शेड्यूल की बात किया जाएगा वहां सारे स्टैंडर्ड रखे जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा स्टैंडर्ड। लेकिन हाँ, ये किसके हैं सर? ये शेड्यूल टू द एक्ट है, शेड्यूल टू द रूल्स नहीं है, ये शेड्यूल टू द एक्ट है। रूल्स तो हम 23 पढ़ते हैं, वो अलग है, लेकिन शेड्यूल्स टू द एक्ट की बात करोगे वो हमारे अलग आ जाते हैं। चलो 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 चलो। एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी, वैसे ये क्वेश्चन रखने का मेरा पर्पस जानबूझ के था, आप कहोगे। अगर आप बात करोगे एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी, ओईसीडी गाइडलाइंस आती हैं। ये ओईसीडी गाइडलाइंस हमारी मेनली ये बताती हैं कि हमारी जो कोई भी टेस्टिंग होती है, अपवर्ड टेस्टिंग होती है, डाउनवर्ड टेस्टिंग होती है, टॉक्सिसिटी के लिए यहाँ पे टेस्टिंग होती है, डोज रिडक्शन, डोज इंक्रीमेंट की बात होती है। तो नॉर्मली अगर आप बात करोगे एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी 420 गाइडलाइंस की बात किया जाता है, जहां पे इनकी टेस्टिंग किया जाता है। ये क्वेश्चन एक ऐसा था, ये फार्मासिस्ट में तो नहीं लेकिन डीआई ओरिएंटेड में देखने को मिला है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि क्या पता, क्योंकि एम्स के रिलेटेड बात हो रही है, थोड़ी सी ये सारी चीजें आ सकती हैं, तो इसलिए एक बार ना टाइम मिले तो एक नजर डाल लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना कि हमारी अलग अलग गाइडलाइंस किसके किसके लिए कौन सी ओईसीडी गाइडलाइंस आती हैं, एक नजर इन पे रखना। बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, लेकिन सर ने पढ़ाया था ये, हाँ बिल्कुल पढ़ाया था, उसी को एक बार नजर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, What is the approximate duration of the cardiac cycle? अब आप बोलोगे 0.8 सेकेंड, मैं कहूंगा आपका आंसर सही है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा और कहूंगा, सर अगर आप बात करोगे हमारा जो कार्डियक साइकिल्स की बात हो रही है उसमें भी एट्रियल और वेंट्रिकुलर की बात करोगे, सिस्टोल और डायस्टोल की बात करोगे, तो एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है, एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड का होता है। मैं यहां पे कुछ वैल्यू लिख दे रहा हूं, अगर आप इनसे कोरिलेट कर पाओ तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी सर, 0.1 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, आगे पीछे आप सेट कर लीजिएगा। मैंने आपको सिर्फ एक हिंट देना है कि कहां पे कौन सा याद रखना है। 0.4 नहीं होता बेटा, 0.5 होता है। तो एट्रियल डायस्टोल की बात करोगे एडी 0.7 आता है, एट्रियल सिस्टोल 0.1 आता है, और बाकी वाला हमारा वेंट्रिकल में चला जाएगा, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब मैं क्या ही बताऊंगा बेटा, वेंट्रिकल सिस्टोल सर ये हमारा पॉइंट चला जाता है। और अगर हम बात करेंगे एट्रियल सिस्टोल की बात करोगे, ये देखो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, और वहीं एट्रियल डायस्टोल की बात करोगे ये हमारा 0.7 सेकेंड आ जाता है। अगर मैं बात करूं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करोगे वो हमारा 0.5 सेकेंड होता है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करोगे वो 0.3 सेकेंड होता है। इन वैल्यूज को जरूर एक बार लिखना, एडी क्या है, एएस क्या है, वीडी क्या है, वीएस क्या है। बढ़िया बढ़िया, गुड आदिनाथ। व्हाट इज मेंट बाय द
आर्थ्रोप्लास्टी। देखो नाम ही है, आर्थ्रोलॉजी आपको मैंने बताया था जहां हमारे ज्वाइंट की स्टडी की जाती है। अब यहां पे लगा है आर्थ्रोप्लास्टी की बात हो रही है। आर्थ्रो यानी ज्वाइंट्स की बात है, प्लास्टी यानी सर्जरी की बात हो रही है। अब यहीं पे अगर बात करोगे ब्लड, किडनी, ओपन हार्ट, नहीं सर, सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ द ज्वाइंट्स। अरे आर्थ्रो लगा है ना, आर्थ्रो का मतलब ही होता है क्या, ज्वाइंट्स की बात की जा रही है। चलो 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 चलो, हाँ जी, तो सर्जिकल प्रोसीजर टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ द ज्वाइंट्स की बात है। ये स्टडी वाले डिफरेंट ब्रांचेस जो मैंने बोला था, एक वीडियो बनाया है, नजर मार लेना, क्वेश्चन आते हैं, हल्के में मत लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन प्रोग्राम्ड सेल डेथ की बात करोगे तो एपोप्टोसिस। देखो सेल डेथ दो होती है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस हमारी प्रोग्राम्ड सेल डेथ आता है, नेक्रोसिस की बात करूंगा ये हमारा एक प्रोसीजरल होता है। जब हम प्रोग्रामिंग करके कहीं डेथ कराते हैं तो वो हमारा एपोप्टोसिस में आता है, जहां पे हमने बोला दैट इज द प्रोग्रामिंग हो रही है। जैसे अगर बेसिकली आप बात करोगे डेवलपिंग हैंड हो रहा है, इन एडल्ट की बात करोगे, राइट ऑफ द बॉडी ऑफ सेल दैट डैमेज बियॉन्ड द रिपेयर की बात किया जाएगा। नेक्रोसिस सर ये तो नॉर्मल सेल डेथ में हमारा आता है सर, यहां प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, लेकिन दोनों डेथ के टाइप जरूर एक बार समझ के चलना। आइए नेक्स्ट, अर्लीस्ट फार्मेसीज वेयर नोन एज। आज की डेट पे फार्मेसी है, आज की डेट पे फार्मेसी स्टोर है, लेकिन पहले इनको क्या बोला जाता था, एपोथेकेरी शॉप बोला जाता था। जब हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने ये जरूर देखा होगा कि हमारा जो एपोथेकेरी की बात किया जाएगा, एपोथेकेरी शॉप पहली कब खोली गई थी। चलो बेटा पैरासिटामोल जरा मुझे बताना, एपोथेकेरी शॉप पहली बार कब खोला गया था, कहां खोला गया था, जरा मुझे एक बार कंफर्म करना। एपोथेकेरी, हाँ जी सर, इसका मेनली टारगेट क्या था, फार्मेसी और फार्मासिस्ट ओन स्टोर की बात किया जाता है, एपोथेकेरी शॉप बोला जाता है। हिस्ट्री में जरूर देखा होगा। द आर्थ्रोपोड विच स्प्रेड मलेरिया इज सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करना था। ये क्वेश्चन कुछ गलत है क्या? हमने बोला था मलेरिया कॉज्ड बाय, तो सर आप बोलोगे मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, है ना, मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। और कौन से प्रोटोजोआ आते हैं, कौन से प्रोटोजोआ आते हैं सर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये चार हमारे होते हैं। फैल्सिपेरम में हम देखते हैं वहां पे हमें नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है वो आप जानते हो, इक्सो वाला नहीं मिलता है। लेकिन पूछा गया स्प्रेड किससे होता है, तो सर मैंने बोला ना, दुनिया में खून चूसने का अधिकार सिर्फ फीमेल का है, मेल का नहीं है। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बात किया जाएगा, हाँ जी सर, मच्छर की बात किया जाएगा, मॉस्किटो की बात किया जाएगा। और मॉस्किटो में कौन सा, अरे वाह बढ़िया बेटा, 1821 एपोथेकेरीज ऑफ स्मिथस्टेन स्टेट, बढ़िया। चलो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बात किया जाएगा जिनसे होता है। बाकी अगर आप अलग अलग टाइफाइड वगैरह, पैराटाइफाइड वगैरह की बात करोगे, हाउस फ्लाइज वगैरह करती हैं, लाइस वगैरह, एपिडर्मिक लॉस्फीजर हमारा आता है, ये जितने भी हमारे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट जहां पे होते हैं वहां की बात किया जाएगा। चलो नेक्स्ट, चलो पढ़ेगा बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कॉन्जेनाइटल डिजीज आर, सीधी सी बात, कॉन्जेनाइटल डिजीज मतलब, कॉन्जेनाइटल डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो बाय बर्थ है, जो बाय बर्थ है, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्जेनाइटल डिजीज की बात किया जाएगा। डिजीज प्रेजेंट आफ्टर बर्थ नहीं, फ्रॉम बर्थ आ जाएगा। वन इंडिविजुअल, उसको तो हम स्प्रेड वाली बोलेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज बोलेंगे, भैया बर्थ से है, वही चीज हमारा यहाँ पे आता है, दैट इज कॉल्ड एज द बाय बर्थ की बात आती है। चलिए माइक्रोबायोलॉजी से एक क्वेश्चन ले लो, द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ गोनोरिया। देखो गोनोरिया की बात आई है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा एक बार, जितने भी हमारे एसटीडी डिजीज होती हैं, एसटीडी बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जितनी है, सबके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देख लीजिएगा, चाहे वो गोनोरिया की बात किया जाएगा, चाहे वो सिफिलिस की बात कर लिया जाएगा, चाहे वो एड्स की बात किया जाएगा, जितनी भी हमारी एसटीडी है उन सबके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पे एक नजर डालना। अब यहां तो आप सीधे देख रहे होगे, गोनोरिया पूछा गया है तो निजेरिया गोनोरिया या एम गोनोरिया के नाम से जानी जाती है, वो तो ठीक है। सिफिलिस का क्या होता है बच्चों, जरा इधर आओ। सिफिलिस में ट्रिपोनेमा पैलिडियम की बात होगी,
निजेरिया गोनोरिया सर ये हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आता है। कॉन्क्रोइड की बात करोगे होमोफिलस डोर्सी की बात आती है। हर्पस सिंप्लेक्स वायरस जेनाइटल हर्पस कॉज करता है। एड्स में हमने बोला एचआईवी की बात होती है। ये डिफरेंट टाइप की हमारी एसटीडीज हैं, एक नजर रखना जरूर क्योंकि क्वेश्चन आते जरूर है बेटा, इसलिए कह रहा हूं। चलिए थोड़ा सा रीजनिंग में आओ सर। अरे नहीं बेटा प्रियंका ऐसा नहीं है, बस फनी थोड़ा सा रहने के लिए, थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट बना रहे, और ऐसा यार आप भी जानते हो। If 3rd December 1990 is Sunday, what day is 3rd January 1991? बेटा मैंने आपको इसके लिए रिलेटेड रीजनिंग में काफी कुछ बताया है कि अगर आपसे डे वाइज पूछा जाए, कैलेंडर ओरिएंटेड है, एक साल बाद पूछा जाए या एक महीने बाद पूछा जाए या आपसे 10 साल बाद पूछा जाए, आपको कैसे निकालना है वो आपको बताया गया है। अब यहां पे आपसे क्या बोला गया है जरा इधर ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहां पे आपसे बोला गया 3rd दिसंबर 1990 को संडे है। अब बोला गया 3rd जनवरी, ये तो एक महीने का ही अंतर है, तो साल भर पे तो जाएंगे नहीं, तो क्या करोगे। अब 3rd दिसंबर को संडे है तो अगला संडे कब आ रहा होगा, 10th को आएगा, फिर कब आएगा 17th को आएगा, फिर 24th को आएगा, फिर हम बात करेंगे तो हमारा कब आएगा 31st को आ जाएगा। हो गया। अब 31st को मिला है संडे, उसके बाद 1 2 3 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आपसे बोला गया 3rd जनवरी को क्या होगा, तो आप बोलोगे सर क्या होगा, वेडनेसडे होगा। क्या होगा, वेडनेसडे। लिख तो दिया बेटा, 31st को अगर संडे हो गया तो उसके बाद 3 दिन बाद बता दो ना क्या होगा, आप बेसिक है सर। ये तो वीकली वाइज हुआ। अभी एक कैलेंडर वाइज और आता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चलो आपके रिश्तों में थोड़ा सा झांकने की कोशिश करते हैं कि आप अपने रिश्तों से कितना प्यार करते हैं, आपके रिश्ते कितने आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पता चलता है। वाई इज द डॉटर ऑफ एक्स ब्रदर्स वाइफ्स फादर इन लॉ। मैं आपको सिंपल इसको समझाऊं, मैंने बोला अपने ऊपर हमेशा लेके चलो। मैं, वाई कौन है, वाई इज द डॉटर ऑफ एक्स, एक्स यानी मैं। जस्ट इमेजिन, एक्स मैं हूं, एक्स ब्रदर, एक्स ब्रदर, एक्स का ब्रदर मेरा एक भाई, ब्रदर्स वाइफ मेरे भाई की वाइफ, वाइफ्स फादर इन लॉ। अब मेरे भाई के वाइफ के फादर इन लॉ तो अल्टीमेटली मेरे फादर, और मेरे फादर की डॉटर है वाई, तो बताओ वाई मेरा कौन हुआ, तो बताओ वाई मेरा कौन हुआ। अरे मेरे फादर की डॉटर ऑब्वियस सी बात है मेरी सिस्टर ही तो होगी बच्चों। कैसे भैया मुस्कान आप ए पे चले गए। मेरे भाई की बीबी के ससुर मेरे फादर हुए, और उनकी बेटी मेरा क्या हुआ, मेरी बहन हुई, सिस्टर हुई। निकालो ना अपने ऊपर रख के, जरा इमेजिन करो, देखो अपने आप बन जाएगा। है क्या इसमें कुछ ना। A is 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ B, ये डायरेक्शन से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जरा यहां पे। हाँ जी, A is 40 मीटर साउथ वेस्ट। हमेशा जब भी डायरेक्शन की बात आए लिख दीजिएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात कर दिया जाएगा। अब आप बोला गया A is 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ B, ये है B, B के साउथ वेस्ट में है A 40 मीटर। आगे देखो क्या बोला गया, C is 40 मीटर साउथ ईस्ट की बात किया जाएगा। अच्छा ये साउथ ईस्ट पे है, ये भी 40 मीटर है। देन C is in which direction of A, A से किस डायरेक्शन में है C, तो A से सर ईस्ट की डायरेक्शन में है C। ये तो सीधे बताओगे, ये तो सीधे आप बताओगे सर किस डायरेक्शन में है। अगर C A से पूछा जाए किधर हुआ, ईस्ट की तरफ हुआ। कौन बोला वेस्ट की तरफ, नहीं भैया ईस्ट की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा। कौन है जो नॉर्थ ईस्ट और ये सारे दे रहे हो, भैया नॉर्थ ईस्ट क्यों आएगा। चलो प्रियंका बेटा अभी क्लास के बाद मुझसे एक बार बात कर लेना। चलो ईस्ट की बात करेंगे, ये हमारा आ जाएगा ईस्ट आ जाएगा। भैया ये देखो, ये साउथ,
वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। अब यहां से अगर इसको पूछोगे तो ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगा ना, थोड़ा तो डायरेक्शन पता होगा ना। उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुंह करके, ठीक सामने हो पूरब आपके और पीठ पीछे है पश्चिम, दाएं हाथ दिशा उत्तर की, बाएं हाथ तुम्हारे दक्षिण। पढ़ा नहीं था आप लोगों ने? इंग्लिश में पढ़ा होगा, मैं हिंदी वाला था तो, लेकिन याद तो होगा ना। Which one of the following Venn diagram correctly illustrate the relationship among the class carrot, food and vegetable? Carrot, food and vegetable. चलो वेन डायग्राम बताओ भैया। वेजिटेबल फूड के अंदर आता है और कैरेट वेजिटेबल के अंदर आता है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फूड, अब फूड में वेजिटेबल, और वेजिटेबल का एग्जांपल हुआ कैरेट हुआ। ए आ जाएगा, बड़े प्यार से ए आ जाएगा। हाँ जी सर, ए आंसर आएगा, क्योंकि जितने भी ऑल कैरेट्स आर वेजिटेबल एंड ऑल वेजिटेबल्स आर फूड, सो इसलिए ये आंसर हमारा बन जाएगा। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। चलो आ जाओ, पकड़ो यहां पे रीजनिंग, देखो क्या कह रहा है। कैट को अगर हम 3120 से लिख सकते हैं, देन मैट को कैसे लिख सकते हैं, क्या पकड़ना है। अब देखो यहां पे कुछ ना कुछ आपको एनालॉगी दिख रही होगी। अल्फाबेटिकली सी का नंबर होता है 3 और ए का नंबर होता है 1 और टी का नंबर होता है 20, करेक्ट। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ए का नंबर 1 हो जाएगा, टी का नंबर 20 हो जाएगा बेटा, लेकिन एम का नंबर कितना होता है, मैंने आपको जल्दी निकालने के लिए एक चीज बताया था, इजोटी याद रखना। इजोटी का मतलब क्या होता है, 5 पे ई है, देन 10 है, देन 15 है, देन हमारा कितना आएगा 20, देन 25 की बात किया जाएगा। अगर ये ना याद आए तो सिर्फ ऑक्सिल याद रखना। अब यहां पे अगर आप बात करोगे एम का नंबर कितना है तो 13 है, तो लिख दीजिए सर 13 120, जहां दिख रहा हो वहां आंसर लगाइए। एबीसीडी में पूछा गया है वो आप बता दीजिएगा। एम का नंबर 13 होता है, हाँ जी सर 13 120 यहां पे आपसे नंबर में मिल जाएगा। इजोटी से आप ये किसी भी तरीके से आप अल्फाबेटिकली इनके नंबर निकाल दोगे। इफ द वर्ड अर्थ बी रिटन एज द QPMSZ MZS in coded form, how can heart HEART, बेटा केवल उसको आप क्या कर लीजिए, अरेंजमेंट कर लीजिए, अरेंजमेंट कर लीजिए, अरेंजमेंट कर लीजिए। अब अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ भाई, ई को यहां पे डिनोमिनेट किया गया है क्यू से, एच आपका सबसे लास्ट में आ रहा है तो एस से शुरू करिए। अब एस से शुरू करो, आगे बढ़ो, देन हमारा ई आ रहा है, ई पहला वाला हो जाएगा तो एस के बाद क्यू होगा, यानी ए को आपका कट गया। अब आगे बढ़ो, देन आर आपको कहां, आर का नंबर क्या मिल रहा है, एम मिल रहा है, ए का नंबर क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है, तो एस क्यू पी की बात कर लीजिएगा। अब ये भी आपका हट जाएगा, देन आर, अब आर का क्या आ रहा है, एम आ रहा है, लो सर आपका आंसर एस क्यू पी एम जेड डी मिल जाएगा। अरेंजमेंट की बात किया रहा है, ऐसा क्या हुआ बेटा भारती, ऐसा नहीं है, बताओ 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 बताओ। सर रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सिंपल बनाए हैं आप बेटा, इससे ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस पैटर्न पे आप जा रहे हो उस पैटर्न के बेसिस पे करने के लिए तो आप बहुत सारे कर सकते हैं, बहुत टाइप के आपको कराए जा सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि नॉर्मली आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं। चलो आ जाओ, बनाओ जल्दी से इसका। हाँ जी, क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी 88 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 5। डबल 8 कितने हैं जो इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 5, यानी 5 के पहले, 5 के पहले डबल 8 कितने हैं, 5 के पहले। तीन ही 5 तो दिख रहे हैं, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, या 3 के बाद ना हो।
सर दो दिख रहे हैं, सर दो दिख रहे हैं, लेकिन यहां तो एक ही आएगा ना, क्या बोला जा रहा है? प्रिसीडेड बाई 5 नॉट फॉलोड बाई 3, तो एक ये मिल रहा है। यहां तो 5 के पहले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रिसीडेड बोला गया, एक होगा बेटा, एक ही आएगा, दो नहीं आएगा, एक ही आएगा ना, 1 डिजिट आएगा बस, एक ही तो है। चलो 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 नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट इन द सीक्वेंस 5 9 8 1 आर इंटरचेंज, ओके पहला और दूसरा इंटरचेंज कर दिया गया, 9 5, थर्ड एंड फोर्थ, ओके 1 8 2 3 4 7 8 3, चलिए आर इंटरचेंज एंड सो ऑन, विच डिजिट वुड बी द सेवेंथ काउंटिंग टू योर लेफ्ट? चलो बताओ बेटा, सातवें नंबर पे कौन सा आएगा? चलिए जरा मुझे कंफर्म करिएगा, सेवेंथ नंबर पे कौन सा आएगा? लेकिन कहां बोला गया है? फ्रॉम द लेफ्ट साइड बोला गया है। अब ये लेफ्ट और राइट को जरूर ध्यान देके चलना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। सर लेफ्ट साइड से सेवेंथ नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब किसी ने बोला सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जो आंसर दे रहे हो, नहीं भैया 8 नंबर आएगा, लेफ्ट साइड से बात की जा रही है, तो पहले उनको इंटरचेंज कर दो। ये देखो नितिन ने गड़बड़ किया, कई बच्चों ने गड़बड़ किया, मैं उनको कह रहा हूं पहले आपसे बोला क्या गया है? सेवेंथ काउंटिंग टू योर लेफ्ट की बात हो रही है ना, तो लेफ्ट साइड से काउंट करोगे तब देखोगे ना क्या आ रहा है। पहले समझो क्वेश्चन क्या है। Showing a photograph, P said, "She is my mother's mother, son, daughter. How is the person in the photograph related to P?" चलो बताओ जल्दी से, बोलो 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 बोलो। एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए पी ने क्या कहा? पी ने कहा, "She is my mother's son's daughter." ये है पी भाई साहब, पी की मदर, पी की मदर, मदर्स मदर, मदर्स सन, मदर्स सन, सन्स डॉटर, सन्स डॉटर। अब बताओ कौन है? हैं? कौन है? अरे सामने सब बना दिया, फिर भी अभी पूछ रहे हो कौन है, फिर भी पूछ रहे हो कौन है। अरे भैया ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी, मेरे मम्मी की मम्मी यानी मेरी नानी, मेरे नानी का लड़का यानी मेरा मामा, और मेरे मामा की लड़की मेरी क्या हुई? मेरे मामा की लड़की मेरी क्या हुई? तो सर मामा की बेटी मेरी कजिन होगी, सर सिस्टर नहीं आएगी। इंग्लिश में यही तो होता है, सिस्टर केवल और केवल अपनी सिस्टर आती है, बाकी सब यहां पे क्या होंगे? कजिन की बात किया जाएगा। करेक्ट? आओ एक और ब्लड रिलेशन पे चलते हैं। मैंने पहले बोला बेटा सिस्टर यहां पे नहीं आएगा, यहां कजिन आएगा, चाहे मामा की लड़की हो या लड़का हो, या चाचा की लड़की या लड़का हो, सब यहां कजिन ही होते हैं बच्चों, पहले ये समझो। अच्छा कजिन कौन होंगे फिर? आए, माई मदर्स ब्रदर सन्स, चलो ये मैं हूं, मी, माई मदर्स मेरी मदर, मदर्स ब्रदर्स ब्रदर, ब्रदर्स सन, सन्स मदर, सन्स मदर, मदर रिलेटेड टू माई मैटरनल ऑन्ट एज, ठीक है मेरी मैटरनल ऑन्ट है। कैसे? देखो मैं हूं, मेरी मम्मी, मेरे मम्मी का भाई यानी मेरे मामा, मेरे मामा का लड़का की मम्मी यानी ऑब्वियस सी बात है मेरी मामी। अब मेरी मामी है तो क्या है? तो आंट है। अच्छा, रिलेटेड टू माई मैटरनल आंट। अब ओके
अब वो मेरे मैटरनल आंट यानी मेरे मौसी से उनका क्या रिलेशन है? देखो ये तो मामी जी आ गई, हाँ जी ये मामी जी हैं, लेकिन क्या बोला गया? हाउ इज सी रिलेटेड टू माई मैटरनल आंट, यानी मेरे मौसी की क्या होंगी, पहले समझना। अब मेरी मौसी यानी मेरी मैटरनल आंट, मेरे मैटरनल आंट की कौन हुई? मेरे मौसी की भाभी होंगी ना, यानी मेरे मौसी की भाभी यानी सिस्टर इन लॉ होंगी ना। थोड़ा क्वेश्चन घुमाया गया है, समझिएगा पहले इस बात को। नहीं समझे फिर से समझो। नहीं, ननद नहीं होंगी। हाउ इज सी रिलेटेड टू माई मदर्स इज रिलेटेड टू माई मैटरनल आंट। हाँ, भैया रिश्तेदारी नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन रिश्तेदारी बनाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा ब्लंडर हो गया, लेकिन यही मैं कह रहा हूं ना। मामी और मौसी का क्या रिश्ता है, आप ही बताओ। अच्छा चलो, मामी और मौसी का क्या रिश्ता है? ननंद और भाभी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी। अच्छा चलिए थोड़ा सा आगे चला जाए। हाँ, आज का आंसर सिस्टर इन लॉ। क्या नहीं समझ में आया फिर से एक बार पढ़ लो, क्या बोला गया है। मैं, मेरी मम्मी, मेरे मम्मी का भाई यानी मेरे मामा, मेरे मामा का लड़का मेरा कजिन, उनकी मदर यानी मेरी मामी। अब मेरी मामी और मेरी मैटरनल आंट का क्या रिश्ता है, यानी मेरी मौसी। अच्छा क्वेश्चन था, फिर से पढ़ो फिर से पढ़ो। भगवाधारी, अरे भाई नाम भी आप लोग ना, आपको अपने नाम इतने पसंद नहीं है। चलिए अच्छा, अनफॉर्चुनेटली शशांक सर और अखिलेश सर आज अवेलेबल नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कहें तो हम इसको कंटिन्यू लेके चले, या फिर आप कहें तो हम इसको शाम तक रिकॉर्डिंग करवा के इन वीडियोस को क्वेश्चन डलवा दें। अब आप क्या चाहते हो, मोस्ट वेलकम, उस हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सर मामी भी मैटरनल आंट होएंगी, मामी मैटरनल आंट होएंगी, लेकिन 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 सर यहां अभी मैटरनल आंट यानी मेरी मासी की बात हो रही थी। ले लिया जाए, कंटिन्यू किया जाए। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसलिए थोड़ी बहुत अगर गलतियां हो, थोड़ी बहुत मेरे कॉन्सेप्ट हिले डुले हो, तो प्लीज मुझे क्षमा करना, क्योंकि काफी टाइम हो गया इन सब चीजों को पढ़े पढ़ाए। द फॉलोइंग कंपाउंड आर यूज्ड एज द बाइंडर एंड एडेसिव एक्सेप्ट। यहां पे बोला गया बाइंडर और एडेसिव के रूप में सभी यूज किया जाता है, क्या नहीं यूज किया जाता। अच्छा, बाइंडर की बात किया जाएगा, लुब्रिकेंट की बात किया जाएगा, ग्लाइडेंट की बात किया जाएगा। इनके एग्जाम्पल हमेशा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेगा। अब अगर यहां पे आप बात करोगे एक्सेसिया, स्टार्च, स्टीयरिक एसिड या सेलुलोज डेरिवेटिव की बात किया जाएगा, तो भैया पहले मुझे बताओ स्टीयरिक एसिड कहां आता है? कंपाउंड आर यूज्ड एज द बाइंडर एंड एडिसिव एक्सेप्ट। स्टीयरिक एसिड कहां यूज किया जाता है? छोटा सा आपसे सवाल किया जाए, सर एक्सेप्ट लगा है, सर एक्सेप्ट लगा है। अब अगर एक्सेप्ट लगा है तो स्टीयरिक एसिड हमारा बाइंडर के रूप में यूज नहीं होता, एक्सेसिया, स्टार्च ये सब यूज होगा। क्यों सर, जरा देखते हैं जरा एक बार। अगर आप गम्स की एक्सेसिया है, ट्रेगाकैंथ है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये सब हमारे यूज होते हैं बाइंडर एंड एडिसिव में। सेलुलोज डेरिवेटिव तो आते ही हैं। नेचुरल प्रोटीन की बात करोगे जिलेटिन आ जाएगा, ग्लूकोज सॉल्यूशन भी यूज होता है, स्टार्च पेस्ट यूज होता है, सिंथेटिक पॉलीमर पीवीपी यूज किया जाएगा। लेकिन मेरा अभी आपसे क्वेश्चन जो था वो वहीं का वहीं रह गया है। सर स्टीयरिक एसिड एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। जैसे टाल्क पाउडर की बात करोगे ग्लाइडेंट याद आएगा, स्टीयरिक एसिड की बात करोगे लुब्रिकेंट याद आएगा।
आपसे यहाँ पे पूछा गया था बाइंडर के रूप में, तो हाँ हाँ हमारे जितने भी गम्स हैं वो यूज किए जाते हैं सर, हमारे सेलुलोज डेरिवेटिव यूज किए जाते हैं, कैसिया ट्रेगाकैंथ अगार ये यूज किया जाता है। सारे पॉइंट्स को एक बार रिवीजन मारो। लोजेंसेस आर द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, क्या बात है लोजेंसेस। अब डोजेस फॉर्म की बात करोगे तो आपको सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म की बात किया जाएगा तो आपको उसमें याद आएगा नाइपर एट योर फिंगर टिप आ गई है बेटा। चलो 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 सर, लोजेंसेस कुछ और नहीं है, खाए होंगे सर। सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, सेमी सॉलिड इंजेक्टेबल में नहीं आते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं। हाँ टैबलेट कैप्सूल भी आता है, लेकिन अभी वही क्वेश्चन हो गया कि सॉलिड डोजेस फॉर्म भी मेरे दो क्लासेस में आते हैं, एक बल्क डोज फॉर्म और एक यूनिट डोज फॉर्म। अगर लोजेंसेस की बात करोगे, टैबलेट कैप्सूल की बात करोगे सर, ये हमारे किस में आते हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म। लेकिन पाउडर की बात कर लीजिए सर, वो बल्क डोज फॉर्म में आते हैं सर हमारे, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात किया जाएगा, वो बल्क में आते हैं, इसलिए बल्क डोजेस फॉर्म में रखे जाते हैं। नेक्स्ट, माउथ वॉशेज आर ऑल्सो प्रॉपरली नोन एज, गार्गल करते हो ना, चलो बताओ जरा, गार्गल करते हो ना, माउथ वॉश करते हो ना। अरे माउथ यानी ओरल कैविटी को ही तो क्लीन करने के लिए बात किया जा रहा है, तो ओरल क्लीनर याद आएगा। हाँ जी, ओरल क्लींजर हमारे माउथ वॉश, माउथ रिंस करने के लिए यूज किया जाता है। टाइप 1 ग्लास, ग्लास फिर कहूंगा जरूर देखना, टाइप 1 बोरोसिलिकेट, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम, टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास, टाइप 4 हमारा ऑल पर्पस ग्लास हमारे आते हैं, नॉन पेरेंट्रल कहलाता है। उनके टेस्ट की बात करिएगा, पाउडर टेस्ट कहां होता है, सोडा लाइम टेस्ट कहां पे होता है, उनको जरूर एक बार देखना बेटा। टाइप 1 है तो बोरोसिलिकेट ग्लास की बात कर लीजिएगा, टाइप 2 की बात करोगे तो हमारा ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, और इसी के लिए वाटर अटैक टेस्ट किया जाता है। टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास और टाइप 4 जनरल पर्पस की बात करोगे तो पाउडर टेस्ट सबके लिए है, केवल ट्रीटेड सोडा लाइम में वाटर अटैक टेस्ट किया जाता है। और हाँ, वाटर अटैक टेस्ट में कितना, कौन सा, क्या यूज किया जाता है, एक नजर उसको भी रखिएगा जरूर। व्हाट डज द बिलो इक्वेशन रिप्रेजेंट, चलो 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 आइए जरा सर। अब थोड़ा सा अगर आपसे बात करूं, आप सभी ने फिक्स लॉ पढ़े होंगे, किक्स लॉ पढ़े होंगे। जी सर, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे सर। डिफ्यूजन के लॉ पढ़े हैं? हाँ मैं समझ गया था, आंसर दिख गया था, तो इसलिए आप सर, ये तो सीधी बात की जा रही है ना सर, ये सीधी बात की जा रही है, किक्स लॉ की बात की जा रही है, क्योंकि आपसे जो इक्वेशन दिया गया है ये टाइम बाउंडेड के साथ बात किया गया है, जहां इनिशियल हमारा पार्टिकल साइज की बात हो रही है, इनिशियल और हमारा फाइनल की बात हो रही है। फॉर्मूले में ही आपको देखने को मिल जाएगा, किक्स कांस्टेंट हमारा होता है, दैट इज द के की बात आओगे, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल साइज इनिशियल। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे जो हमारा न्यू पार्टिकल बनेगा वो हमारा, तो इनिशियल पार्टिकल साइज क्या थी और न्यू पार्टिकल साइज क्या है, जब उनका हमारा लॉग रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तब हमारा किक्स लॉ आता है। तो किक्स लॉ, हाँ जी, किक्स लॉ किस चीज के लिए होता है बेटा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन फेरस आयोडाइड सिरप एक्ट एज, फेरस आयोडाइड सिरप बनता है, उसमें जो हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड दिया जाता है वो एज अ क्या काम करता है? सर फॉस्फोरस है। अगर आप फॉस्फोरस की बात करोगे, हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड किस रूप में काम करता है, उसका नेचर क्या होता है? क्या एंटीऑक्सीडेंट है? कहीं नहीं पढ़ा एंटीऑक्सीडेंट की क्लास में हाइपोफॉस्फोरस एसिड या हाइपोफॉस्फोरिक एसिड।
सस्पेंडिंग एजेंट नहीं सर, अगर बात यहां पे आप बात करोगे एंटीऑक्सीडेंट नहीं, नहीं सर। सल्फर डाइऑक्साइड ये सब तो आते हैं, सोडियम थायोसल्फेट आएगा। क्या सच में? नहीं, एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा, एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है ना। हेमेटेनिक्स तो आएगा, हेमेटेनिक्स आएगा, ये आंसर नहीं बनता है। अच्छा होगा, पेरेंटल की बात हो रही है। चलो कोई बात नहीं, इसको एक क्वेश्चन एक बार देख लूंगा मैं भी एक बार थोड़ा सा। विच इज यूज्ड एज द प्रोटेक्टिव लेयर फॉर स्टील। आहा, स्टील का प्रोटेक्टिव लेयर किसकी बनी होती है सर? स्टील की प्रोटेक्टिव लेयर क्रोमियम की होती है, कलर्स को प्रोवाइड, मतलब जो चमकदार होती है ना, हाँ जी, क्रोमियम की लेयर वहां पे होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। स्टील की लेयर की बात करते हैं जी सर, वही हमारा रस्ट और पैसिव फिल्म हमारी यहाँ पे क्रोमियम, खासतौर पर कितना 10%, 10% क्रोमियम का लेयर बनाया जाता है, स्टील का प्रोटेक्शन किया जाता है, क्रोमियम की लेयर आती है। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट वेसिकल आर टर्म एज। चलो 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 चलो, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट अगर वेसिकल के फॉर्म में है तो उसको क्या बोला जाएगा सर? उसको नियोसोम बोला जाएगा। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट की बात हो रही है, नियोसोम। और इसका मेन टारगेट क्या होता है? टेंशन फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो उनका इनकैप्सुलेशन की बात किया जाता है, इनकैप्सुलेट बनाया जाता है, वहां पे आ जाता है। टाइप बी जिलेटिन हैज द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। पहले टाइप ए की बताओ तो 9 आ जाएगा, टाइप बी की बात करोगे तो 4.7 याद आ जाएगा। ये इनके आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होते हैं। टाइप ए हमारा एसिडिक है, टाइप बी हमारा बेसिक की बात किया जाएगा। अब एसिडिक वाले का आइसोइलेक्ट्रिक हमारा बेसिक में जाएगा और बेसिक वाले का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारा एसिडिक में आता है। टाइप बी को ही हम ग्रीन बोन जिलेटिन बोला जाता है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख के चलना। आपसे टाइप बी पूछा गया है तो 4.7 याद रखना। टाइप ए पूछा जाता तो आप 9 याद रखते, वो अलग बात है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, वो आप जरूर एक बार देख के चलोगे। टाइप बी 4.7 और टाइप ए 9 की बात करोगे, याद है ना ये चीज। बफर्स आर एडेड इन द स्टेराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन। स्टेराइल प्रोडक्ट में बफर क्यों ऐड किया जाता है? तो पीएच मेंटेन करने के लिए, पीएच हमारा ना चेंज हो इसीलिए तो किया जाता है। अच्छा एक चीज मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आपका बॉडी का, ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.3 जो होता है वो किसकी वजह से होता है? बताइएगा जरा, वो किस बफर सिस्टम की वजह से हमारा ब्लड का पीएच मेंटेन होता है? क्लास के बाद बेटा, हाँ जी। चलिए, तो बफर सिस्टम ऑब्वियस सी बात है। प्रिस्क्राइबिंग टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क, ये तो वेल नोन है कि टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वो तो ठीक। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, एक छोटा सा सवाल और याद आ जाता है कि ये किस टाइप की इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी? तो सर इसका आंसर होता है ये हमारा थेरेप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी, क्योंकि सर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। सर यहां दो चीज आपसे हो सकती है, एक केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी आप बताओगे क्योंकि वहां पे चिलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी सही बनता है। लेकिन अगर दूसरा देखोगे ना तो सर हो ना हो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी तो नहीं आएगा। बट इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये एज अ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी नहीं, ये थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी में रखा जाएगा, पहले ये चीज सुनना। इसीलिए इसको थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी बोला जाता है। आप चिलेट की बात करोगे, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी लाओगे, लेकिन वो हमारा यहाँ पे सुटेबल नहीं है सर, वो थेरेप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी में आता है। ये कंफ्यूजन हमेशा होता है, इसीलिए कहूंगा इसको इस डायरेक्शन में भी देखना जरूर।
अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूशेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर द एक्सटर्नल यूज। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूशेंट है, सेमी सॉलिड है। तो सर देखो जेली के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। जेल्स एंड जेली आता है सर, कहीं दिख रहा हो तो आपको यहां पे देखना है, लोशन, क्रीम, पेस्ट, नहीं सर। क्या आंसर आएगा? जेली की बात किया जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसल्यूशेंट होता है, और हाँ सेमी सॉलिड हमारा यहां पे ग्रीशियस फॉर्म में आता है ना सर। हो जाएगा बेटा, क्लास के बाद आपके पीडीएफ तीनों पढ़ जाएंगे, परेशान मत हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन? जरा बताइएगा, ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन में क्या यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है? दोनों आंसर चाहिए मुझे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड या अमोनियम मर्क्यूरेट? सर ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन की बात करोगे सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है। कौन बोला हाइड्रोजन पेरोक्साइड? गलती से मत यूज कर देना भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गलती से मत यूज कर देना सर, वरना बहुत ज्यादा वहां पे इरिटेशन और इचिंग होने लग जाएगी। सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है, और ये सिल्वर नाइट्रेट वहां पे हमारा एज अ प्रोफाइलेक्टिकली वर्क करता है ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन में, प्रिवेंट द डीवेस्टिंग इफेक्ट अकर्स करता है, और उसलिए दिया जाता है खासतौर पर। जी सर, ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन की बात करोगे सिल्वर नाइट्रेट याद आएगा। सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंस की बात करोगे, कैटरैक्ट की बात करोगे, लेकिन कभी भी ना इसमें मत देना टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर पाश्चराइजेशन। सर अगर पाश्चराइजेशन की बात करोगे तो आपको दो याद आते हैं, याद आता है, एक होल्डर मेथड आता है, एक फ्लैश मेथड याद आता है। होल्डर मेथड में हमारा 30 मिनट के लिए होता है 62 डिग्री सेल्सियस, जबकि फ्लैश में हमारा 72 डिग्री की बात करोगे, और हाँ 20 सेकेंड की बात किया जाता है। तो अगर बात करोगे दोनों में टेम्परेचर तो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस ही है ना, 150 110 नहीं है। पाश्चराइजेशन में दो मेथड है, दोनों मेथड का जरूर याद रखिएगा। होल्डर मेथड में कितना 62 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट की बात होगी, और 72 डिग्री सेल्सियस 20 सेकंड की बात होगी। एक में मिनट है, एक में सेकंड है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसी हिसाब से आंसर करिएगा। मिल्क को पाश्चराइज करने के लिए होल्डर मेथड 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट और 72 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट के मिल्क को पाश्चराइज करने के लिए, डिवास्टिंग करने के लिए। हाँ जी, HLB वैल्यू ऑफ वाटर इन ऑयल सर्फेक्टेंट। HLB वैल्यू ग्रिफिन साहब ने दिया था, और ग्रिफिन साहब ने बोला कि डिफरेंट टाइप के हमारे जो सब्सटेंस होते हैं उन सभी का HLB वैल्यू हमारा अलग अलग होता है। अब वो HLB वैल्यू कितना होता है, किसका होता है, सबका अलग दिया गया। आपसे बोला गया वाटर इन ऑयल, तो ये तो पक्का है 8 के नीचे होगा, 3 to 8 के रेंज में होगा। और अगर यही हमारा ऑयल इन वाटर हो जाता तो वो 8 to 16 चला जाता। अगर हम बात करेंगे एंटी फोमिंग एजेंट, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, या हम बात करेंगे हमारा यहाँ पे वेटिंग एजेंट की बात किया जाएगा, तो सबका हमारा HLB वैल्यू अलग अलग होता है। आपका आंसर तो यहां मिल जाएगा 6 to 9 नहीं जाएगा यार, 3 to 6 ले लो, ज्यादा अच्छा है। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम ये लेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम ये लेंगे, लेकिन बाकी वैल्यू तो आप मुझे बता ही सकते हो ना, बाकी वैल्यूज तो आप मुझे बता ही सकते हो ना। सबसे पहले हमारे आते हैं एंटी फोमिंग एजेंट आते हैं, 1 to 3 की बात करोगे, वाटर इन ऑयल की बात करोगे 3 to 8 याद आएगा। नेक्स्ट हम डिटर्जेंट की बात करेंगे 7 to 9 याद आएगा। नेक्स्ट हमारा 8 to 16 में ऑयल इन वाटर जाएगा, और 16 to 20 में हमारे सॉल्युबलाइजिंग एजेंट जाएंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो मेरे हिसाब से, क्यों भैया, एक तो जब क्लास में रहो ना तभी सबको याद आता है। हाँ जी, चलिए, अगर आपको ये याद रहा ना, AWDOS बोले तो एंटी फोमिंग 1 to 3, वाटर इन ऑयल मैंने बोला 3 to 8, डिटर्जेंट 7 to 9, ऑयल इन वाटर 8 to 16, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट 16 to 20। क्या ये बातें याद रखोगे?
वेटिंग एजेंट था यार, डिटर्जेंट तो 13 to 16 आता है। हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ, एक मिनट। एंटी फोमिंग ठीक है, एमल्सिफाइंग एजेंट और वाटर रिन्यूअल ठीक है, वेटिंग एजेंट 7 to 9 है, 8 to 16 ठीक है, डिटर्जेंट 13 to 16, 16 to 28। हाँ, ये वाला थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने वेटिंग एजेंट यहां पे आएगा, वो मेरा आता है। चलिए आ जाइए। The following special labeling instruction on linctus should be on the its label। चलो बताओ, अगर लिंक्टस है तो उसके लेबल पे क्या होना चाहिए? अगर लिंक्टस है तो उसके सरफेस पे मतलब उसके रैपर पे क्या लिखा होना चाहिए? Not to be swallowed, to be added to hot but not boiling water and wrapper, sip and swallowed without addition of water। नहीं सर, sip and swallowed without addition of water। सर वाटर वहां पे ऐड नहीं किया जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, लिंक्टस की बात कर रहे हैं तो इसका डायरेक्ट ही हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी टाइप के हमारे फॉर्मुलेशन है, चाहे वो सस्पेंशन हो, इमल्शन हो, उन सब में क्या क्या लिखा जाता है, सॉल्यूशन है तो क्या लिखा जाता है, कहां पे हमारा विद रबिंग, कहां विदाउट रबिंग पूछा जाता है, कहां हमारा वाटर एडिशन की बात होती है, कहां नहीं होती है, उनको जरूर एक बार सबका देखना जरूर। बॉक्सेस एंड कार्टून्स आर कवर्ड इन विच टाइप ऑफ द पैकेजिंग इन फार्मास्यूटिकल? सबसे पहले हमारी रैपिंग आती है, देन हमारे बॉक्सेस एंड कार्टून्स आते हैं, और बॉक्सेस एंड कार्टून्स की बात करोगे तो सेकेंडरी पैकेज की बात करोगे, और जब वो हमारे बड़े बिग कर्टन में रखे जाते हैं वो हमारे टर्शरी पैकेजिंग आती है। तो प्राइमरी पैकेजिंग में प्लास्टिक बॉटल, ब्लिस्टर पैकेजिंग, रैपर्स आते हैं, सेकेंडरी में बॉक्सेस, कार्टून्स आते हैं, और थर्ड में हमारे कंटेनर्स, बैरल या कैरेट्स आते हैं। तो ये 3 टाइप की पैकेजिंग हमारी होती है नॉर्मली जब हमारा कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पैक किया जाता है। अब सबका अपना अपना रोल है। इनका रोल क्या होता है? फ्रिक्शन और हमारा ब्रेकेज से बचाने के लिए इनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन नहीं, रबिंग की बात करो बेटा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द डोजेस फॉर द 12-year-old। ओके चलो, यंग फॉर्मूला क्या कहता है? एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। लगा दीजिए जरा, $400 आ जाएगा। कितना आएगा? कौन बोला 250? ये तो बेसिक मैथ है बेटा, इसमें काय कंफ्यूजन कर दिए भाई। यंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाओगे तो क्या आएगा? एज इन ईयर डिवाइडेड बाय एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज की बात करोगे तो अगर देखोगे 400 mg आ जाएगा। ये भी कोई क्वेश्चन है भला? फॉर्मूले सभी याद रखना। यंग फॉर्मूला कहां है, क्राउलिंग फॉर्मूला कहां है, हमारा डिलिंग फॉर्मूला कहां है, सरफेस एरिया का कहां आता है, वेट का कहां आता है, जरूर। ऑयल सीड कैन बी रिड्यूस्ड इन साइज यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मिल्स। ऑयल, अगर आप कभी ने मस्टर्ड की बात करोगे, सरसों की बात करोगे, घर में तेल वगैरह कभी आपने पेराई वगैरह करवाया होगा, अगर इंस्ट्रूमेंट देखा होगा तो वो कैसा होता है? वो रोलर हमारा होता है। और कौन सा रोलर होता है? रोलर मिल हमारा वहां पे आता है, रोल करता है। अरे गन्ने का जूस आप सभी ने पिया होगा, गर्मियां आ रही है, गन्ने का जूस पियोगे और गन्ने के जूस की बात करोगे तो रोलर मिल ही तो आएगा, जहां पे कंप्रेशन की बात किया जाता है, कंप्रेस करके वहां पे हमारा स्क्वीजिंग होता है। Exactly. Which of the following has a poor lubricant but excellent gliding property? Talc, cornstarch, calcium stearate, magnesium stearate has a poor lubricant but excellent glidant property। चलो बताओ, हैं? अभी भी स्टीयरेट पे जा रहे हो? अरे मत जाओ भाई, मत जाओ भाई। स्टीयरेट में अभी शुरुआत में ही बोला था, उसमें हमारा क्या होता है? लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी अच्छी होती है। यहां बोला गया है पुअर लुब्रिकेंट, तो स्टीयरेट तो जाना ही नहीं है।
टाल की बात करोगे उसमें ग्लाइडेंट प्रॉपर्टी ही केवल है सर, उसमें लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो टाल्क नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप कॉर्न स्टार्च की बात करोगे, मेरी बात सुनना, कॉर्न स्टार्च में लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी कम है, ग्लाइडेंट ज्यादा है, लेकिन है दोनों। जो मैंने बोला यहां पे है ही नहीं है, तो क्या ही कहोगे, बोलो जरा, बोलो जरा भाई। अगर आप स्टीरेट की बात करोगे लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी ही है, टाल की बात करोगे सर इसमें हमारा ग्लाइडेंट ही है, लुब्रिकेंट तो है ही नहीं, एंटी एडरेंट होता है ना टाल। अरे भाई एक चीज बताओ, कैरम खेला है ना, कैरम खेला होगा तो पाउडर डाला होगा ना, क्यों डाला है, अडेयर ना करे, मतलब एंटी एडरेंट है, चिपके नहीं, लुब्रिकेशन तो है ही नहीं है। एग्जैक्टली Which of the following is an acronym developed by the healthcare members looking to improve medication adherence? चलिए बताइए सर, टाल्क में भी तो पुअर है। हाँ बेटा आपकी बात सही है, टाल्क में लुब्रिकेंट ना के बराबर है, क्योंकि सर वो एंटी एडरेंट है, तो लुब्रिकेशन तो है ही नहीं है, फ्रिक्शन को हटाएगा। समझो पहले इस बात को। चलो चलो जल्दी बताओ सर, आपका सेंटर कहां गया है? अच्छा मेरा सेंटर, अच्छा लगा नितिन। चलो, डेवलप बाय हेल्थ केयर मेंबर लुकिंग टू इंप्रूव मेडिकेशन एडरेंस। भैया अगर मेडिकेशन एडरेंस हो रहा है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। और इंप्रूवमेंट की बात आएगी तो सर सिंपल वहां पे किया जा रहा है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर हमने ये किया उसको हमने कैसे कर रहे हैं कि अगर वो नहीं खा रहे हैं तो सिंपली हमने उनको बता दिया भैया आप इसको क्या करो, लीजिए, सिंपल वे में हमने उनको दिया। तो सिंपल इसका नाम ही है, सिंप्लीफाई द प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्शन एज मच एज पॉसिबल। ये एक्रोनिम की बात हो रही है, पहले सुनना मेरी बात, इंप्रूव की बात सुनने पहले, इसको एक्रोनिम की बात हो रही है। तो हमारा जो मेडिकल एडरेंस होता है, मतलब दवाएं नहीं ली जाती हैं या छूट जाती हैं या टाइम पे नहीं लिया जाता, उसके लिए किया जाता है, ये सारी बातें आती हैं। तो हमने क्या बोला कि सिंप्लीफाई द प्रिस्क्रिप्शन, पहली चीज। दूसरा, इम्पार्ट नॉलेज टू प्लेनली टेल द पेशेंट टू इंपॉर्टेंस ऑफ द मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी, उनको बताना है क्यों लेना है, आपके लिए क्यों जरूरी है। मॉडिफाई पेशेंट बिहेवियर, प्रोवाइड कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट। अरे यार पेशेंट को आपने खाली दवा दे दिया, कोई फायदा नहीं हुआ, उसको आप क्या करिए, उसको पहले उससे दोस्ती कराइए, बताइए तो सही। अभी नहीं है बेटा, आएगा। चलिए नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात किया जाएगा, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 200, क्योंकि उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो लिमिटेड कंपनी में आ जाता है। तो 2 मेंबर मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम की ना 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 ना, पहले सुनो मेरी बात। प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है, लिमिटेड की बात नहीं हो रही है। लिमिटेड अलग है, प्राइवेट लिमिटेड अलग है। लिमिटेड में देयर मस्ट बी अ 2 शेयर होल्डर एंड मैक्सिमम 200 एंड द मिनिमम 2 एंड द मैक्सिमम 15 की बात किया जाएगा। मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है तो, करेक्ट। चलिए, 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीटीसी, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी के 2 मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सर? सिंपल, एक ऑर्डर एंड स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग, एडवाइजरी एंड एजुकेशन। हाँ जी, पीटीसी का काम क्या होता है? एडवाइज करना और एजुकेट करना। यहां पे अगर आप देखोगे पीटीसी का काम ऑर्डर स्टॉक मेंटेन करना या मैन्युफैक्चरिंग या डिस्पेंसिंग काम नहीं होता है। पीटीसी का काम होता है एडवाइज करना और एजुकेट करना कि आपको कैसे स्टोरेज करना है, कैसे उनको रखना है, वो सारी बातें आती हैं। तो एडवाइजरी एंड एजुकेशनल और हाँ सेफ्टी मॉनिटरिंग, ये 3 मेन फंक्शन होते हैं पीटीसी के। एडवाइजरी, एजुकेशन एंड सेफ्टी मेजरमेंट की बात होगी। तो यहां पे आपसे एडवाइजरी और एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम गिव द गाइडलाइंस फॉर,
हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम गिव द गाइडलाइंस फॉर द प्रोक्यूरिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द ड्रग। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सर प्रिस्क्राइबिंग नहीं करेगा, प्रोक्योरिंग की बात करोगे, डिस्पेंसिंग की बात करेंगे, तो दोनों मिल रहे तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है भाई, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का काम क्या है, कैसे ड्रग आए, कैसे ड्रग को डिस्पेंस किया जाए, कैसे उसको प्रिस्क्राइब किया जाए, कंप्लीट सिस्टम हमारा आता है। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की बात किया जाएगा तो यहां पे हम सारी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये सब हमारे बन जाएंगे। द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम प्रोवाइड, डेट आ गई क्या बेटा फिर से एनएफएल वाली, 9 मार्च। देखते हैं। बफर स्टॉक इज द लेवल ऑफ स्टॉक इन इन्वेंटरी कंट्रोल। बफर स्टॉक half of the actual stock at which the ordering procedure should start. Minimum stock level below actual stock should not fall. Maximum stock in inventory. Buffer stock का मतलब क्या होता है? As its name indicate कि जितना हमारा पास हमारे लिए जरूरी है, मिनिमम स्टॉक, जो मिनिमम स्टॉक लेवल विच एक्चुअल स्टॉक शुड नॉट फॉल। हाँ जी, मतलब जहां से नीचे कभी नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वो हमारा बफर स्टॉक होता है। मतलब इतना हमारे पास हमेशा रखना है, इतना स्टॉक हमारे पास होना ही चाहिए। अगर रास्ते में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, या हमारा परचेजिंग प्रोक्योरिंग में है, तो उसके बाद भी वो स्टॉक नहीं टच किया जाना चाहिए, वो मिनिमम स्टॉक है, जहां पे एक्चुअल स्टॉक कभी उतना ना गिरे। ओके नेक्स्ट। अच्छा जीके क्वेश्चन आ गया। The Uttar Pradesh government has significantly expanded the Bathing Ghat for the 2025 Mahakumbh. Approximately how long is the newly constructed stretch for Bathing Ghats? महाकुंभ की बात चल रही है। महाकुंभ एक का क्वेश्चन इससे बन सकता है एज पर एक्सपेक्टेशन। अगर ओवरऑल बात करोगे तो जो महाकुंभ का पूरा एरिया एक्सपेंड किया गया था, जहां घाट बने थे, 12 किलोमीटर का एक रेंज दिया गया था, 10 से 12 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे 12 किलोमीटर का रेंज देख सकते हैं। हाँ जी, 10 से 12 किलोमीटर का रेंज, क्योंकि एक तरफ किला घाट से लेके और दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे तो फाफामऊ का जो घाट नंबर हमारा वहां पे 82वां था, वहां तक पूरा फैला हुआ था, स्प्रेड किया गया था, तो इसलिए 12 किलोमीटर का रेंज आएगा। ये अच्छा था सर, मैं तो 15 किलोमीटर चल दिया था। बेटा तुम तो 15 ही चले हो, यहां तो लोगों को 20-20, 25-25 किलोमीटर भी चला दिए हैं। चलिए, ऑयल ऑफ विट्रल इज द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑयल ऑफ विट्रल किसको बोला जाता है? नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड की बात करोगे? सर ऑयल ऑफ विट्रल की बात हो रही है। ये विट्रल वाले वर्ड जितने हैं, सर आप गए कि नहीं? अरे बिल्कुल गए हैं बेटा, एक बार थोड़ी ना, 3 बार गए हैं। वो महाकुंभ जो भगदड़ हुई थी उसमें भी हम, वहां भी हम पहुंचे हुए थे अमावस्या की रात में। बट सब अच्छा है, मतलब सब अच्छा है, ठीक है। चलिए, लेकिन हम तभी गए हैं जब बाइक घाट तक गई, हम पैदल नहीं गए हैं। रात में 2 बजे नहाने गए हैं, लेकिन गए हैं तो बाइक से ही गए हैं, पैदल जाने की हिम्मत इतनी नहीं थी। चलिए, सल्फ्यूरिक एसिड की बात किया जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आएगा, दैट इज द ऑयल ऑफ विट्रल की बात किया जाता है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल 2024 एंड 25 की बात किया जाएगा। चलो 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 जल्दी बताओ। नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल कहां कंडक्ट किया जाने वाला है?